आइए आज हम लोगों का अब नया चैप्टर है अभी लोक वित्त। ध्यान से समझिएगा। पब्लिक फाइनेंस, फिनांस भी बोलते हैं, फाइनेंस भी बोलते हैं। किस देश में रहते हैं इस पे डिपेंड करता है, और इसी का एक नाम हो जाता है राजस्व। सेम है, ज्यादा अंतर नहीं। रेवेन्यू क्या हो जाएगा? यही ये चैप्टर हम लोगों का है और डिटेल में पढ़ना है। इसमें कुछ टर्म पहले हम लोग सीखते हैं। बताया आपको शुरू से ही कि इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है और सबसे छोटा सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, योजनाएं पढ़ेंगे, तो ये करंट में भी काम कर जाता है और इकोनॉमिक्स में भी। तो घुमा फिरा के अगर देखा जाए हमारा थर्ड पेपर वहाँ भी है, सेकेंड पेपर थर्ड है ना, इकोनॉमिक्स है ना, मेंस में हाँ है ना। तो उसमें थर्ड पेपर में भी ये काम करता है और सेकेंड में भी करता है, दोनों में। कहने के लिए देखिए, खाली जैसे आप लोग जब भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, तो अगर इन्वायरमेंट अलग कर देंगे तो अलग हो जाएगा, भूगोल के साथ पढ़ लेंगे तो फिर सिलेबस बड़ा हो जाएगा। वैसे इकोनॉमिक्स के साथ अगर योजना भी पढ़ लेंगे और जितनी अलग टॉपिक हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, ये सब पढ़ लेंगे तो फिर ज्योग्राफी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यही खत्म हो जाएगा। तो घुमा फिरा के सिलेबस बड़ा और स्कोरिंग हो जाएगा फिर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग पढ़ेंगे कितना इस पे डिपेंड करेगा सिलेबस का विस्तार, है ना। तो वो सब हम पढ़ाएंगे। पिछली बार योजना नहीं बताए, इस बार करंट, पिछली बार करंट पढ़ाए थे वो पूरा नहीं पढ़ा पाए, लेकिन इस बार योजना पढ़ाएंगे, ठीक ना। सारी योजनाएं पढ़ाएंगे। योजना बहुत पूछ रहा है, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, हाँ। और वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ये भी नहीं कुछ योजनाएं सदाबहार हैं, एवरग्रीन है, वो हमेशा आते रहते हैं। चाहे आप पढ़े रहिए चाहे मत पढ़े रहिए, वो पूछेगा, आप करिए चाहे मत करिए, उसका काम ही है पूछना। अभी नहीं कि योजना पढ़ा दे तो चल दिए योजना का लाभ लेने, वो अलग बात है, लाभ ले पा रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, है ना। हाँ, जैसे पहली बार पढ़ा दिए हम शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट पढ़ाए थे, शेयर मार्केट, अब जैसे ही पढ़ा दिए लोग तुरंत खोल लिए अकाउंट, पैसा लगाने लगे। अब घाटा हो फायदा हम कहाँ जाने, हम तो पढ़ा दिए ना। तो आइए देखिए, इसमें एक एक टर्म सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये लोक वित्त या राजस्व, ध्यान दीजिएगा, इसको जानने के लिए पहले तो वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग जानिए। क्या जानेंगे? वित्त आयोग। तो देखिए, आप योजना आयोग का नाम सुने होंगे, नीति आयोग का नाम सुने होंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। टोटल आप आर्टिकल पढ़ लेंगे 395, कहीं नहीं मिलेगा योजना आयोग, नीति आयोग है ही नहीं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, संवैधानिक, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। हम टर्म सिखाएंगे कि संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कहते किसे? तो ये योजना आयोग तो नहीं है, उसमें वित्त आयोग भी नहीं है, लेकिन ये है संविधान में। कहाँ है? अनुच्छेद आर्टिकल 280 में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है।
ये संवैधानिक संस्था है, 5 साल के लिए गठित होती है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं, 5 साल के लिए होती है। ये करती क्या है तो इसका काम हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन एक लाइन का जब आंसर आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ये करती है, सेंटर जानते हैं, केंद्र, आपको पता होना चाहिए केंद्र के पास पैसा ज्यादा आता है, बड़े बड़े टैक्स वही लेती है, निगम कर जैसे कारपोरेट टैक्स वगैरह, सब ढेर सारा टैक्स, इनकम टैक्स, यानी ज्यादा पैसा उसी के पास, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, मार चाइनीज सामान आ रहा है, ले रही वही धन से, वहीं फोटो पे ले रही है, तुरंत एकदम हिला के निकाल ले रही पैसा तुरंत जेब में, तो उसके पास पैसा बहुत है केंद्र सरकार। स्टेट के पास टैक्स से ही पैसा आएगा तो उतना नहीं आता है। अगर भारत के पास जितना पैसा आता है पूरे 28 राज्यों का मिला के उतना भी नहीं आता। 28 राज्यों का, 28 राज्य एक तरफ हो जाए, भारत अकेले हो जाए, तब भी भारत के पास ज्यादा है। तो फिर, और एक तो राज्य छोटा है, उसको और सुविधा चाहिए, 28 राज्य मिला लेते हैं तो भी भारत के पूरे राजस्व का आधा भी नहीं जुटा। समझ पा रहे हैं? तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो राज्य को भी पैसा दिया जाता है। और बहुत से हमारे यहाँ स्टेट ऐसे हैं बहुत पिछड़े हैं, जैसे पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के देखिए जितने भी हैं सब, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हाँ, तो इतने पिछड़े हैं कि उनको चाहिए ही चाहिए सुविधा और अलग से अनुदान। तो इसके लिए देखिए वित्त आयोग बनाया ही इसीलिए गया है कि यह केंद्र और राज्य के बीच जो पैसा आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस मेथड पे होगा, वो सिद्धांत डेवलप करता है। ये नहीं कहता कि 100 रुपया उनको दे दो, 50 रुपया, ये सब नहीं बताता, वो सिद्धांत डेवलप करता है ना, प्रिंसिपल, इस आधार पे बटेगा। यानी ये करता क्या है, एक लाइन का आंसर है, ध्यान रखिएगा, सेंटर और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्य के बीच आय का वितरण, जो इनका इनकम हो रहा है सेंटर का, उसका पैसा केंद्र और राज्य के बीच कैसे बटेगा। राज्य का पैसा नहीं बांटना है, केंद्र का पैसा कितना केंद्र रखेगा और कितना राज्य रखेगा, और राज्य को जब हम देंगे तो अलग अलग राज्य को कितना कितना देंगे। 28 तो राज्य हैं, अलग तरीके के हैं सब, छोटे बड़े। अब छोटा सा राज्य है, मान लीजिए सिक्किम, और जितना यूपी को पैसा मिल रहा है उतना सिक्किम को माला माल हो जाए, और यूपी को सिक्किम इतना मिल जाए तो कम पड़ जाए, हाँ, छीना झपटी मच जाएगा। तो ये सिद्धांत डेवलप करता है कि केंद्र और राज्य, जैसे केंद्र का पैसा है, ध्यान समझिएगा, केंद्र और राज्य के बीच आय का वितरण का सिद्धांत ये डेवलप करता है। किस आधार पे बटेगा, ग्राउंड बताता है, प्रिंसिपल बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये प्रिंसिपल बताता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, है ना। तो क्या बताता है, जैसे देखिए मान लीजिए पूरा इनकम मान लेते हैं $100 करोड़ आ रहा है, और राज्यों के पास जो भी $5 करोड़ कोई ऐसे है, समझ लीजिए। तो इसमें से बताएगा ना कि देखिए 60% आप अपने पास रखिए और 40% किसको दे दीजिए, राज्यों को। तो ये बंटवारा हो गया केंद्र और राज्य के बीच। 60% आप अपने पास रखिए और 40% स्टेट को दे दीजिए। लेकिन अब स्टेट तो कई ठो हैं, 28 ठो हैं। अब 28 स्टेट में किसको किस आधार पे दिया जाए, पहला तो ये बंटवारा यही बताएगा, और दूसरा ये 40% जो पैसा अब जा रहा है 28 राज्य को, कितना कितना किसको दिया जाए। तो इसके लिए कई ग्राउंड होते हैं, जैसे जनसंख्या भी एक ग्राउंड है, पॉपुलेशन, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी भाई वहाँ ज्यादा पैसा चाहिए। दूरी भी है मायने, केंद्र से दूरी, बहुत सी चीजें हैं, उसी ग्राउंड के आधार पर मिलता है। तो उत्तर प्रदेश किस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा पाता है, दबा के है यहाँ, खाली
इंडिया और चाइना और अब तो अमेरिका मान लीजिए, 3। बस इसके अलावा दुनिया में कोई देश नहीं है, इंडिया को छोड़ ही दीजिए, कोई देश नहीं है जो यूपी से ज्यादा जनसंख्या का हो। भारत की तो बातें छोड़िए, ब्राजील को अभी 4 साल पहले पछाड़ दिया, बहुत आगे आगे दौड़ रहे थे। यूपी बहुत आगे आगे चल रहे थे, ब्राजील। हाँ, जब पछाड़ दिया तो गाना भी बजाने लगा ब्राजील ब्राजील करके। आइए देखिए, तो ये 40 का बंटवारा करें तो यानी यहाँ हम वहाँ डिटेल में बताएंगे। यहाँ बस एक लाइन जानिए, वित्त आयोग का काम ही है केंद्र और राज्य के बीच आय के वितरण का सिद्धांत बताना। कुछ समझ में आया? ठीक है, जब कुछ आएगा तो वहां डिटेल में बताएंगे तो पूरा आ जाएगा। आइए, दूसरा है वित्त मंत्रालय। एक संस्था देखिए आप, दूसरा वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब मंत्री कौन है इस समय? हलवा बना के इस समय ला रही है माननीय निर्मला सीतारमण। माननीय निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री। पैसा देखिए देख रेख सही से वही कर पाती है, सबके बस की बात नहीं है। तो वित्त मंत्रालय का काम क्या है आपको हम बता दें, ध्यान समझिएगा। राजा के पास टैक्स आता था पहले, राजतंत्र खत्म, लोकतंत्र हुआ, डेमोक्रेसी। आज भी जाता है, लेकिन जो पैसा जहां रखा जाता है उसे आज भी क्या कहते हैं? राजकोष कहते हैं ना, आज भी वही खजाना है। तो राजकोष में जो पैसा जा रहा है, बक्से में बंद है, उस पैसे को कैसे, किस तरीके से खर्च किया जाए। चाय समोसा, मतलब जेके जैसे वित्त मंत्री बना था वो अपने ढंग से। तो राजकोष की नीति क्या होनी चाहिए, कैसे पैसा खर्च होगा। जैसे आप ही को दे दिया जाए कि 1 साल का पैसा ले लीजिए, आप इलाहाबाद, दिल्ली या बनारस कहीं भी रह रहे हैं, खर्चा चलाना है, या 1 महीने का दे देते हैं घर वाले, तो 1 महीने आप रूम का खर्च देते हैं। उसके अलावा सब्जी उब्जी बीच में रखे रहते हैं, बाल कटवाना और बीच में चाय पीना और एक्स्ट्रा खर्च भी, तो आप उस ढंग से मैनेज करते हैं। तो 1 महीने की आपकी नीति होती है कि घर से मिल गया, इस पैसे को कैसे खर्च करना है कि नहीं, रहता है ना। तो वैसे जब इनके पास आया है तो ये कैसे खर्च करेंगे, क्योंकि वो पैसा किसका है? भारत सरकार का है, और सरकार में मंत्री होते हैं। तो वित्त मंत्री का काम है कि पैसे को देखे और उसका नीति बनाए, पॉलिसी बनाए कि कैसे इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे। तो इसी, ध्यान समझिए, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी कौन तैयार करता है? फिजिकल पॉलिसी। हाँ, क्यों तैयार करते हैं, कभी भूलिएगा मत, क्योंकि राजकोष उसी के पास है। खर्च कैसे करना है तो है राजकोषीय नीति। और हमारे यहाँ राजकोषीय नीति किस रूप में प्रकट होती है, आपके सामने प्रेजेंट होती है? बजट के रूप में। बजट कुछ और नहीं है, 1 साल जो पैसा आया वो खर्च कैसे होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, वो उसमें पूरी पॉलिसी रहती है। तो राजकोषीय नीति कुछ और नहीं बल्कि ये बजट ही है। तो बजट हमारा एक्ट में दिखता है और ये राजकोषीय नीति सिद्धांत में है। यानी जो राजकोषीय नीति है वो व्यवहार में दिख रही है बजट के रूप में। तो राजकोषीय नीति और बजट क्या है? एक ही है। ये दोनों कौन जारी करता है? गलत नहीं टिक करेंगे? कर लेंगे, कर लीजिएगा। बजट तो हम पढ़ाएंगे तगड़ा, अभी घबराइए नहीं। ये तो दूसरा था। एक अभी हम नाम लिए थे योजना आयोग, अब तो नीति आयोग हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछना बंद तो करेगा नहीं। तो प्लानिंग कमीशन जो था
इसका काम क्या था? योजनाएं बनाना, 5 ईयर प्लान। क्यों बनाना भाई? अब बैठ के खाली योजना बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कहाँ चलाने के लिए? देश तो चला रहे हैं सरकारों का। योजना इसलिए बनाई जाती है कि जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग हो सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, जनता विकास, इकोनॉमिकल क्या हो, डेवलपमेंट ज्यादा हो, आर्थिक विकास ज्यादा हो, इसके लिए किया जाता है। योजना क्यों बनाते हैं? आप लोग को जब घर से पैसा मिलता है या आप घर पे हैं, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, तो उसके बाद आप प्लान बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं? हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ रहेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, 2 महीने साल में नहीं निकला तो फिर सूरत बम्बई। हाँ, पुलिस भर्ती हुई थी, जिसका नहीं निकला आधे भाग गए, कहीं तो सूरत बम्बई गए, तो सूरत नहीं नौकरी मिला तो इधर उधर कर रहे हैं। पहले कलकत्ता जाते थे, हाँ कलकत्ता जाते थे, तो अब कलकत्ता कम जाते हैं। तो योजना आयोग का काम है 5 ईयर प्लान तैयार करना, पंचवर्षीय योजना। लेकिन ये तो बंद हो गया, 12 पंचवर्षीय योजना के बाद आया ही नहीं, क्योंकि नीति आयोग आ गया। अब वो पंचवर्षीय योजना नहीं चलाता है। तो पंचवर्षीय योजना इसका काम है। आरबीआई का नाम आप लोग सुनेंगे क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी वित्त से जुड़ा हुआ है। क्या करता है ये? अच्छा, बैंकों को पैसा तुमको नहीं देता है? डायरेक्ट देता है? नहीं देगा, आरबीआई डायरेक्ट नहीं देगा, इन्हें पहुंच गया आरबीआई, अब वो नहीं देगा। हाँ, ये मान लीजिए आपके रिश्तेदार है, परिचित है, मान लीजिए उसकी गवर्नर है, तो 10 रुपये दे देंगे खाने पीने के लिए, लेकिन आरबीआई नहीं देगा, संस्था नहीं देगी, वो बैंकों के थ्रू ही आपको मिलेगा। तो आरबीआई का काम क्या है पता है? मुद्रा का लेन देन करता है? वो नहीं करता है, ये लेन देन तो बैंक करते हैं, हम लोग करते हैं। यानी भारत में कितना मुद्रा है, करेंसी कितनी है, कितनी रहनी चाहिए, कब करेंसी हम कम कर दें, कब ज्यादा बढ़ा दें मार्केट के हिसाब से, कब और ज्यादा हम नोट छाप दें एक्स्ट्रा, वो उसका काम। यानी मौद्रिक नीति, मोनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? याद रखिएगा, मौद्रिक नीति, मोनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो 4 चीजें आप लोगों ने सीखी। क्या कहा? एक था हमारा वित्त आयोग, ये क्या करता है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन करता है इनकम का। उसके बाद हम लोग देखे ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, यही निर्धारित करती है। योजना आयोग क्या बनाता है? पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान। और आरबीआई, ये 2 बहुत पूछता है और सिर से निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। मॉनेटरी, पैसा, मुद्रा किसका काम है? आरबीआई का। वो सरकार आरबीआई को दे दिया है, आरबीआई सरकार का एक तरह से समझिए मुद्रा के मामले में एजेंट है, उनकी तरफ से यही जारी करता है, सरकार करवाती है, ये जारी करते हैं, सिग्नेचर इन्हीं का रहता है ना। तो मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई, यही इशू करेगा। ठीक है, 1-2 टर्म और समझ लीजिए। लोक वित्त, लोक धन और राजकोषीय नीति, थोड़ा बहुत आप लोग समझे होंगे अब तक। लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, लोक धन और काला धन तो बाद में बताएंगे। और राजकोषीय नीति थोड़ा बहुत तो बता दिए, अब तो पकड़ ही लेंगे इसमें। फिस्कल पॉलिसी, आइए देखिए, जो आप टैक्स वगैरह दे रहे हैं, चाहे जैसे भी शुल्क दे रहे हैं, चालान कट गया, कुछ भी हो गया,
वो सारा इनकम, वो पैसा कहाँ गया? सरकार के पास। तो वो है क्या? वो लोक धन है, पब्लिक वेल्थ। पब्लिक वेल्थ यानी धन को मनी बोलेंगे, पब्लिक मनी। तो जनता का धन ये क्या है? लोक धन। तो लोक धन क्या है? पब्लिक की मनी है। और ये मनी ही जा करके यहाँ क्या बनती है? ध्यान दीजिएगा, राजस्व बनती है। तो जनता का धन जो यहाँ पहुंचा है वो लोक धन है सरकार के पास, क्योंकि अब आपका नहीं रहा पर्सनल, पब्लिक यानी देश का हो गया। आपने जो टैक्स दिया, आपने जो शुल्क दिया, मान लीजिए बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहां फीस दिए, वो फीस क्या प्रोफेसर जेब में रख लेंगे? उतने से कहा होगा उनका, उनको तो 2 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख मंथली, तो उतने से क्या होगा उनका? 4,000 फीस दे रहे हैं आप साल भर का, वो तो सरकार देगी उनको अलग से, आपका पैसा सरकार के पास चला जाएगा। तो ये सब क्या है? ये लोक धन है। ठीक, तो लोक धन समझ में आया। अब ये लोक वित्त होता क्या है? लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस कुछ और नहीं बल्कि लोक धन का प्रबंधन ही पब्लिक फाइनेंस है। इनके पास पैसा आ गया, राजकोष में जमा हो गया, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, वही लोक वित्त है। तो लोक वित्त कुछ और नहीं बल्कि लोक धन का उचित प्रबंधन है। क्या है? उचित प्रबंधन, उचित मैनेजमेंट। नहीं समझ पा रहे हैं? और इसी को क्या कहते हैं? राजस्व। इसी का दूसरा नाम क्या है? राजस्व। फिर से समझिए, फिर से समझिएगा, एक एक लाइन समझिएगा। ये लोक धन यानी पब्लिक मनी, ये जनता का धन है। ये जनता का धन जब इसके पास चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लोक धन। और यही पब्लिक, जो यही मतलब लोक वित्त हो जाता है, पब्लिक फाइनेंस। और यही पब्लिक फाइनेंस जब प्रबंधन कर देती है, अभी तो प्रबंधन हुआ, अभी उचित प्रबंधन ये समझिए कि अभी नहीं हुआ, अभी लोक धन है, लेकिन जब इसका मैनेजमेंट कर देते हैं कि कैसे खर्च होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति कह दिया जाता है। यानी राजकोषीय नीति कुछ और नहीं, फिजिकल पॉलिसी कुछ और नहीं, लोक वित्त का क्या है? का प्रबंधन है। और ये किस रूप में दिखता है? बजट के रूप में हमारे यहाँ हर साल दिखता है। तो अगर हर साल लोक धन का प्रबंधन करें तो उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, वही बजट। तो एक एक लाइन समझिए फिर से, कुछ और नहीं, जनता का धन जो जनता के पास से है वो जनता का धन है। आपके पास आपके घर में रखा है, बैंक में है, कहीं भी है, लेकिन इसमें से जो धन ये ले लेते हैं टैक्स के रूप में, शुल्क के रूप में, फीस के रूप में, वो धन क्या कहलाता है? लोक वित्त। क्या कहलाता है? यानी लोक धन का वह हिस्सा जो सरकार के पास चला जाता है। किसके पास? सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो क्या कहलाएगा? लोक वित्त। अब इसके पास पैसा हो गया, अब हो गया तो क्या करेगा? क्यों ले रहा है? आप ही के लिए डेवलपमेंट करेगा, इकोनॉमिकल, उसके लिए व्यवस्था बनाएगा और उसके लिए सोचेगा कि इसको हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे लगाएं कि देश का अधिक से अधिक विकास हो, तो उसके लिए पॉलिसी तैयार करेगा। कौन सी? राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति कुछ और नहीं बल्कि ये जो धन इसे मिला है जनता से ना,
यानी जो लोक वित्त मिला है, इसी लोक वित्त का मैनेजमेंट अगर करेगा तो वही क्या है, राजकोषीय नीति। जैसे आप समझिए घर पे जो पैसा है आपके मम्मी पापा का है, ठीक, लेकिन उसमें से जो हिस्सा आपको दे दिया गया वो क्या हो गया, स्टूडेंट का हो गया कि नहीं। अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो हो गया स्टूडेंट पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति, है ना। कैसे खर्च करेंगे, हो सकता है बहुत से लोग बचा बचा के चलते हैं, इधर बचाए भी रहते हैं, बहुत से लोग खूब कई लोग खर्चा नहीं चल पाता, इधर उधर से फिर लेना भी पड़ता है, उसी में कम पड़ जाता है। तो लोक वित्त का प्रबंधन ही, पब्लिक फाइनेंस का प्रबंधन ही राजकोषीय नीति है, फिजिकल पॉलिसी, इसी को बजट कहते हैं। और ये हर साल, अगर ये हर साल पॉलिसी आए तो वही बजट है। तो बजट कुछ और नहीं है, एक साल की, 1 ईयर का पब्लिक फाइनेंस का क्या है, मैनेजमेंट। क्लियर। तो कल से हम लोग बजट पढ़ेंगे और बजट देखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा कि बजट को जादू का पिटारा कहते हैं। छोड़ दें, कल बताएं, बता दें, ठीक है बता ही देते, बस 2 लाइन। अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ एक एक पॉइंट देख रहे हैं टर्म के रूप में। ये जो बजट है ये बूगे शब्द से बना है ना, बूगे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जादू का थैला या चमड़े, हाँ होता तो चमड़े का थैला है, ये होता है चमड़े का थैला, यानी बैग ऐसा है जो चमड़े का है। लेकिन अब इसे किस टर्म में लिया जाता है, जब से ब्रिटेन के मंत्रालय ने, वहां के वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, तब से इसे कहा जाने लगा जादू का पिटारा। क्यों कहा जाता है जादू का पिटारा, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। अगर पता चल जाए तो फिर इसका मतलब गुप्त सूचनाएं पता चल गई, यानी सरकार की नीतियां पता चल गई, और ये बहुत बड़ा खामी है, कमी है, और इससे मंत्रालय को या पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और ब्रिटेन में एक बार पता चल गया था, वहाँ के वित्त मंत्री इस्तीफा दे दिए, नहीं पता चलना चाहिए। तो देखिए, जब तक 1 या 2 फरवरी को जब भी आता है बजट, पहले तो लास्ट हफ्ते आता था, लेकिन इधर 4-5 साल से, 6 साल से फरवरी के पहले ही दिन आ जाता है। तो जब भी बजट आता है उसके पहले कुछ नहीं पता रहता कि क्या होगा बजट में, कुछ नहीं पता रहता। जबकि देखिए, आप ही सोचिए कि वहाँ टाइप करने वाले भी तो आप ही जैसे लोग होंगे, वो पढ़ नहीं सकते हैं, बिना पढ़े टाइप करेंगे। सब पता रहता है कि बजट टाइप हो रहे, लेकिन कोई किसी को नहीं बताया, ऐसा प्रोटोकॉल। और यहाँ एक पेपर छप गया, ये चीजें पूरी लीक हो जाती। सोचिए, यानी अगर सरकार चाह ले तो ये छोटे मोटे पेपर जीवन में न लीक हो, पूरे मन से चाह ले, मन से अगर चाह ले तब। देखिए, बजट का तो नहीं हो पाता है, गड़बड़ा जाएगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा, कैसे पता चल गया, बहुत बड़ी खामी। जबकि उसको बनाने में, टाइप करने में, और उसका जब पिटारा बनता है तो वो बजट फिर सबके सामने आ भी जाता है उसी दिन, यानी उसको तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। सबको पता रहता होगा, लेकिन कोई पोल नहीं खोलता कि इस बार बजट में ये रहेगा, वो रहेगा, कोई नहीं बताता, ऐसा कुछ नहीं पता रहता। और आप ध्यान रखिएगा, जब भारत आजाद हुआ तो पहला बजट आजादी के बाद 1947 के बाद पहला बजट कौन प्रस्तुत किया था? आजादी के बाद पहला बजट बताइए। के षणमुखम शेट्टी, सुनील शेट्टी के दादाजी नहीं हैं, हाँ, के षणमुखम, ये मत सोचिए इन्हीं के दादाजी हैं या शिल्पा शेट्टी के दादाजी हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रस्तुत किए थे। अरे किसके? नहीं, उनके दादाजी भी नहीं। आजादी के बाद पहला बजट यही प्रस्तुत किए थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया
जनवरी 1950 को, तो ये वित्त मंत्री नहीं रहे, तब वित्त मंत्री जॉन मथाई। तो 26 जनवरी यानी संविधान लागू होने के बाद पहला बजट कौन प्रस्तुत किया? जॉन मथाई। तो ये संविधान यानी लागू होने के बाद, यानी लागू हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लागू होने के बाद जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। और अब तक कितने वित्त मंत्री हैं जो मतलब वित्त मंत्री थे और वो बाद में प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर? तो कितने वित्त मंत्री भारत में ऐसे, या कितने प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं या ऐसे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले? हाँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो आपको याद है। तो चार प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कौन कौन? पहला है मोरारजी देसाई। हाँ, देखा कोई लड़का पढ़ ले हो। दूसरा चौधरी थे, चौधरी चरण सिंह। ये किसान से संबंधित है, किसान दिवस। इसके अलावा ये वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी। ये मैं सोचिएगा बीपी हाई हो जाता था इसलिए नाम नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ यूपी कॉलेज से पढ़े थे। हाँ, और डॉक्टर मनमोहन, ये शायद इलाहाबाद के हैं जहां तक हमें। राजा मांडा है यही नहीं, जहां के भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तो पता है वित्त मंत्री थे। ये दो याद रखिएगा। इनका इसलिए जरूरी है ना कि 10 बार ये बजट प्रस्तुत कर चुके थे, सबसे ज्यादा बजट। और देखिए निर्मला सीता जी भी, हाँ देखिए रिकॉर्ड तोड़ी ना दे, लेकिन सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किए। कितनी बार? 10 बार। एक बजट हुआ अच्छा लग ठीक है, सबसे अधिक बार यही बजट प्रस्तुत किए हैं। और याद रखिएगा हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। कहाँ? अनुच्छेद 112 में। हाँ, वार्षिक वित्तीय में, बस हो गया। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है, वहां हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन ये बजट ही है। एक साल का वित्तीय विवरण जो होता है वो क्या है? बजट ही तो है। तो ठीक है, बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे, यहीं पे रहने देते हैं।